सो चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास का डिस्कशन आगे का। देखिए, जरा सा मैं जो आपसे बातें कुछ करूंगा, मुझे उसका खाली आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। हमने क्या जाना, हमने जब हम बात करते सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 की, तो मुझे बताएगा ये किसके बारे में बात कर रहा था? असेसमेंट ईयर की बात कर रहा था। फिर अगर हमने बात किया सेक्शन 3 की, तो वो किसके बारे में बात कर रहा था? प्रीवियस ईयर। अगर मैं बात करूं सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की, तो वो क्या बोल रहा था? रेसिडेंशियल स्टेटस। और जब बात किया सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब आज तक हमने, और फिर एक हमने देखा क्या, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, वो पर्सन। चटकन खाओगे बुद्धि आ जाएगी। इनकम, ठीक है। तो यहां तक हमने जितना भी पढ़ाना, सब में एक चीज कॉमन आ रहा था, और वो आपका क्या था पता है आपको? वो था आपका इंडिया। हर सेक्शन बोलता है प्रीवियस ईयर इंडिया में कमाओगे, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करोगे। प्रीवियस ईयर इंडिया में 182 डेज रहोगे, या प्रीवियस ईयर इंडिया में 60 डेज रहोगे, या वगैरह वगैरह। ऐसा हमने देखा। तो इंडिया इंडिया इंडिया, इनकम इंडिया में होना चाहिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम अराइज इन इंडिया। जब बहुत जगह इंडिया आ गया ना, तो भैया जरूरत पड़ी कि भैया इसको मेंशन भी कर दो कि इंडिया मतलब क्या। समझ में आ रहा है ना? इंडिया को डिफाइन करना बहुत जरूरी हो गया। और ये एक चीज हमारे इंडिया के लॉ में कॉमन है। कोई भी अगर लॉ बन रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे लॉ में इंडिया को डिफाइन किया गया है, ताकि आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। अब देखिए, ये इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन, मतलब सर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, वही ना, अब वही समझेंगे हम। अब उसको ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 जो है किसका, इनकम टैक्स एक्ट का, वो बताता है इंडिया मतलब क्या, ठीक है। तो चलिए देखिए इंडिया मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। ओके, क्या आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? ओके, यस सर। तो देखिए इंडिया मतलब क्या, सेक्शन 25 ए बताता है इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो बोला गया है इंडिया के बारे में, जो टेरिटरी इंडिया की बोली गई है, वो इंडिया कहलाता है। मतलब ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, दिस इज होल इज इंडिया। साथ ही साथ यहां पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये भी
हमारा इंडिया। क्यों इंडिया? क्योंकि लक्षद्वीप क्या बोले? लक्षद्वीप भी है ना। हाँ वही, ये मतलब मेरे बताने का मतलब इंटेंशन समझो कि ये जो भी पार्ट है, देखो यहाँ पर ये इंडिया का जो बाउंड्री है, इससे यहाँ बीच में समुद्र है, फिर भी इतना गैप के बाद भी ये जो पार्ट आ रहा है ये इंडिया में ही कवर होता है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 1 में बोला गया है ये इंडिया का पार्ट है। समझ में आया आपको यहां तक? देन इट्स टेरिटोरियल वाटर, ये जो हमारी बाउंड्री जो लगी हुई है ना, इससे लग के जो समुद्र है, यहां का जो पानी है वो भी इंडिया का पार्ट आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया यहां से लेकर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उस बीच में हजारों किलोमीटर का गैप है। लेट्स सपोज, फिर से देखो इस चीज को कि सर ये हमारा इंडिया का बाउंड्री, और यहां से अगर हम ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई और दूसरा कुछ लैंड एरिया है नहीं, पूरा समुद्र का पानी है। तो क्या ये पूरा इंडिया हो गया? क्या ये पूरा इंडिया हो गया? देखेंगे फिर क्या बोल रहा है, द सी बेड एंड द सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। मतलब क्या, इमेजिन करो कि ये जो हमारा समुद्र का पानी यहाँ पर है, इसके नीचे जो बालू होगी, जो सी बेड होगा, कुछ इस तरीके से होगा ना। देखो ये मेरा लैंड एरिया है और समुद्र हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ये समुद्र का पानी यहाँ पर है और ये हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है नीचे का, मान लो ये मेरा टेरिटोरियल वाटर ये पानी के नीचे जो एरिया है ये हमारा इंडिया आएगा। इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो भी इंडिया आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो भी इंडिया में माना जाएगा। एंड एनी अदर मैरीटाइम जोन एज रेफर्ड इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। मतलब क्या? मतलब ये, अब देखो जैसे मैंने बताया कि ये इंडिया का जो आसपास का जो पानी है ये आपका इंडिया कहलाएगा। लेकिन ये अगर मैं बात करूं, ये तो बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के भी यहां पर लग के ये जो समुद्र का पानी है, बांग्लादेश बोलेगा कि ये तो मेरा पानी है, ये तो मेरा बांग्लादेश है। तो अगर कोई दो देश के बीच में अगर ऐसा डिस्प्यूट हो जाए तो उस चीज के लिए ये एक्ट बनाया गया था। अगर इस एक्ट में फिर जैसा बोला गया है मैरीटाइम एक्ट के हिसाब से किसका माना जाएगा वो हम उसमें से देखेंगे। अब आगे देखिए, एंड ये जो भी एरिया है, मान लो ये हमारा टेरिटरी हो गया और इसके आसपास का पानी हो गया, इन सब के ऊपर जो एयर वाला जगह है वो भी इंडिया कहलाया जाएगा। मतलब क्या, आसमान, धरती और पाताल, तीनों चीज इंडिया। बट क्वेश्चन ये है कि सर इंडिया मतलब ना, ये जो हम देख रहे हैं ग्राफ, इसको तो चलो इंडिया मान ले रहे हैं हम, जो पहला लाइन में कवर हो गया द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट सर ये पानी का, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ, सब मतलब सब सॉइल, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, प्लीज जेन्युइनली बताओ सर कुछ समझ में नहीं आया अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। तो देखिए, इस ज्योग्राफिकल वर्ड्स, मुझे पता था कि मैक्सिमम लोग को ये दिक्कत आएगी, क्योंकि हम क्या करें, अब एक्ट तो ऐसा बोल दिया, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिख दिया है कि हम इसको इंडिया मानेंगे। तो इसको समझने के लिए पेश करते हैं आपके सामने, देखिए इस चीज को समझिए, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो, क्या आप ये इमेज को समझ पा रहे हो? ये आपका मान लो पूरी बीच है, जी सर। ये पूरी बीच है जहां पर आप लोग उछल कूद करके नहा के आते हो, द बीच एरिया। यहां से थोड़ा सा जब जाओगे तो यहां से फिर समुद्र का पानी शुरू, ठीक है। नोटिस क्यों वो इस तरीके से एरिया स्लोप होकर रहता है, कोई स्विमिंग पूल जैसा, मान लो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि यहाँ बस यही पानी है और ये समुद्र है और ये मेरा स्विमिंग पूल जैसा, ऐसा तो कभी नहीं होता। समुद्र का कैसा होता है, ये हमारा जो लैंड एरिया है वो ऐसे स्लोप होकर रहता है। आई होप आपको ये बात पता होगी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो देखिए हमारा बीच का जो कोस्ट है, मतलब कोस्ट बेसलाइन, वहां से 12 नॉटिकल माइल, देख पा रहे आप लोग, 12 नॉटिकल माइल्स, ये क्या होता है आपका टेरिटोरियल वाटर। क्या होता है ये? 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल्स टू टेरिटोरियल वाटर। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, टेरिटोरियल वाटर।
तो मतलब इंडिया से लग के, इंडिया के कोस्ट लाइन से लग के 12 नॉटिकल माइल तक जो भी पानी है, ये पानी किसका है? ये पानी इंडिया है। मतलब मैं ये बोलूं, ये इतना दूर का जो आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया, ये क्या है? इंडिया। समझ में आया? अब क्वेश्चन है सर, ये 12 नॉटिकल माइल मतलब क्या? देखिए 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल मतलब क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1.852 किलोमीटर्स। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए कितना हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नहीं, इसको ऐसे करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 22.22 किलोमीटर हमारे कोस्ट लाइन से। हमारा जो कोस्टल लाइन है, उस कोस्टल लाइन से 22.22 किलोमीटर एरिया जो है वो हमारा क्या है? इंडिया, क्योंकि वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ सर। फिर और क्या बोल रहा है कि जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब क्या? आपका बीच से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक। 200 नॉटिकल माइल्स मतलब क्या? 200 इंटू 1.852 किलोमीटर, मतलब लगभग लगभग आपका करीबन ये 400 किलोमीटर के आसपास का एरिया, वो भी आपका क्या कहलाएगा? इंडिया। ठीक है। एंड इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब क्या? ये देखो 350 नॉटिकल माइल्स, वो भी हमारा क्या होगा? इंडिया। उसके बाद जहां से हाई सी शुरू हो रहा है, हाई सी जो शुरू हो रहा है, दिस इज नॉट इंडिया। समझ में आया आपको? हाँ या ना? तो फिर भैया जितने भी फिर शिप्स होते हैं वो तो फिर 350 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही खड़े होते होंगे। क्या बोले? मतलब शिप जो इंडियन वॉरशिप्स होते हैं वो 350 नॉटिकल माइल्स के अंदर खड़े होते हैं। नहीं, मेरे को पता नहीं उसके बारे में, बट उसी के अंदर होने से ज्यादा उनको सेफ्टी मिलेगा, क्योंकि वो इंडिया के अंदर रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज और सोच कर देखो कि सर, मैं अगर उसको मिटा रहा हूं, सिर्फ इंडिया के आसपास का अगर सिर्फ ये एरिया बोलता ना, 2-3 किलोमीटर तक का कोस्ट लाइन से 2-3 किलोमीटर या मैक्सिमम चलो 12 नॉटिकल माइल भी अगर बोल देता, तब भी तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्या क्यों बोला? अगर आपको पता है, हमारी एक होती है ऑयल रिफाइनरी, वो तो समुद्र में वो लोग जाके क्या करते हैं, यहां पर जाके अपना पूरा एक मशीन लगाएंगे, वो मशीन अंदर गड्ढा कर करके अंदर गड्ढा करेगी, और यहां से फिर क्या करेगी? यहां से तेल को एक्सट्रैक्ट करेगी। पता है आपको ये चीज? हाँ, तो यस मान सर। लो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लो। रिलायंस की भी क्या है? ऑयल रिफाइनरी ऐसे बीच समुद्र में जाके है। तो रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस वहां से पेट्रोल निकाल रहा है, क्रूड ऑयल निकाल रहा है, उसको फिर क्या कर रहा है? पेट्रोल डीजल बना के बेच रहा है। तो अगर हम इस चीज को अगर इंडिया में कवर नहीं करते, अगर इस चीज को हम इंडिया में अगर कवर नहीं करते, तो रिलायंस क्या करता? वहां से पेट्रोल निकालता, बेचता, पैसा कमाता, और एक फुट्टी कौड़ी इंडिया को नहीं दिखाता। तो सरकार बोलती है ऐसे थोड़ी ना होगा यार, हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, हम तो भैया इसको भी कवर कर लेंगे, आप जाओ कितनी दूर तक जाते हो। लेकिन मैक्सिमम क्या हो गया आपका? मैक्सिमम 350 नॉटिकल माइल्स के भीतर ही आपका सारा इंडिया का कवर होगा। उससे बेसी अगर हो गया तो फिर वो इंडिया के बाहर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब एक बार और अच्छे से देखिए इस चीज को। ये तो इंडिया हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ये जो नीचे का जो आप टेरिटरी जो वाटर है, इसके नीचे जो मिट्टी देख रहे हैं ना, ये मिट्टी भी इंडिया है। और ये जो हमारा एरिया है ना, इसके ऊपर का जो आप एयर वाला पोर्शन देख रहे हो, ये भी हमारा क्या है? इंडिया है। मतलब क्या? इंडिया के हवा में कोई एरोप्लेन उड़ रही है और वो लोगों से पैसे लेके पैसे कमाई। ठीक है, तो वो क्योंकि इंडिया में उड़ रहा है तो भैया वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया? मैं ये सारा जी सर। सब कुछ यस मिटा, सर। आप लोग अपने रेफरेंस के लिए
इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ले लिए क्या? Yes. अब देखिए, अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है भैया। ठीक है, अब देखिए, इंडिया मीन्स मतलब यहां पर जो बता दिया बस वही है, उसके अलावा अगर कुछ और आया वो इंडिया नहीं कहलाएगा। डन। क्या होता है देखिए, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड इन आर्टिकल 1, मतलब ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये इंडिया है। यहाँ पर अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है वो इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर दादर नागर हवेली यहाँ पर एरिया में, ये सब ये इंडिया में है। देन इट्स टेरिटोरियल वाटर, मतलब यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, ये इंडिया है। फिर सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, इसके नीचे मतलब यहां पर जो ये मान लो समुद्र से ये अंदर जो गया, ये जो सी बेड है और जो सबसॉइल है, कहां तक की 12 नॉटिकल माइल्स की, वो भी इंडिया है। देन कॉन्टिनेंटल सेल्फ, वो भी इंडिया है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ मतलब कितना हो गया, यहां से आपका पूरा मैक्सिमम 350 नॉटिकल माइल्स तक। देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहां से जो आपका 200 नॉटिकल माइल्स था वो भी इंडिया है। समझ में आया अभी आपको? एंड इसके अलावा अगर कोई दो देश, मान लो ये इंडिया है और ये हमारा क्या है यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, अब ये जो वाटर एरिया है ये तो दोनों के बीच में आ रहा है, अब इसको किसका हिस्सा मानेंगे? तो अगर ऐसा कुछ चीज होता है तो प्लीज रेफर मेरीटाइम जोन, that is under territorial water, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone act 1976, और उसमें जैसा दिया गया उसको मान लेना। apart from that the air space above its territory, मतलब इसके ऊपर का एयर, एंड टेरिटोरियल वाटर, ये 12 नॉटिकल माइल जो है इसके ऊपर का जो एयर है, ये एयर वाला हिस्सा भी क्या है, इंडिया। इंडिया। उम्मीद करता हूं आपको इंडिया का मतलब समझ में आ गया होगा। Yes, sir. यस जी सर। Yes, sir. सर यस मिस्टर मानस, बोलिए। सर अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच में 12 नॉटिकल माइल का डिफरेंस है तो किसको लिया जाएगा? मतलब 12 नॉटिकल पूरा इंडिया ले गया तो इंडिया का हो जाएगा ना। प्लीज रेफर टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन एक्ट 1976। प्लीज रेफर इसको, इसमें जो बोला गया होगा वो देखेंगे। हम अभी ये एक्ट नहीं पढ़ रहे, हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझे? ओके इफ यू आर क्यूरियस अबाउट ऐसा सीन, प्लीज रेफर ये एक्ट। अभी क्लास खत्म होने के बाद आराम से गूगल में जाना, ये एक्ट को डाउनलोड मारना, रात भर पढ़ना और कल हम सबको बताना कि अगर ऐसा कुछ सीन होगा तो क्या होगा। ठीक है? नहीं सर, उतना फिर मेमोरी पे अरे loss। चलिए दोबारा चलते हैं हमारे वर्कबुक के ऊपर। तो ये था हमारा इंडिया का डेफिनेशन। डन। यहां तक आपको कुछ डाउट था क्या, बताइए? नो नहीं? सर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर आज तक जितना हमने पढ़ा है उसका फटाफट एक रिवीजन करेंगे और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन 10, दैट इज एग्जेम्प्टेड इनकम। कौन कौन सी इनकम ऐसी है जिसके ऊपर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में आप लोग क्या करना, आप लोग फोकस करना सिर्फ और सिर्फ ये वाली इनकम कमाने का, तो पैसा तो आएगा, टैक्स नहीं जाएगा। समझ में आपको? तो इसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग, कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम टैक्स की चोरी नहीं कर रहे। समझ में आ गया? तो चलिए आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लो, हम लोग एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, फ्लाइट का नाम है रिवीजन सुपरफास्ट टेक ऑफ।
लो भैया, जहां रीजन का नाम दिया ये खुद हैंग हो गया। कोई नहीं, हमको याद है, फटाफट मुझे बताइएगा। सबसे पहले सेक्शन 1 क्या बोलता है? ये सेक्शन 1 कहता है कि भैया इस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कब से एप्लीकेबल हुआ? एप्लीकेबल फ्रॉम, बताओ ना। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1962। 1962। ये 1962 क्या होता भाई? लाइक नहीं सर, ऐसे बोल दिया। ओके 2020 चल रहा है। उसके बाद देखिए, फिर हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा सेक्शन 2 की बात करते हैं। 2 में हमने क्या क्या देखा बताओ तो? 2 में हमने देखा 231 जो बताता है आपको पर्सन के बारे में। पर्सन कितने टाइप के हैं? 7। कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, कंपनी, देन आपका AOP, BOI, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 income, इनकम। सेक्शन Total 2 सबसेक्शन 45 टोटल Total इनकम। total income, सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस gross total income, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसएससी। एसएससी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक नॉर्मल, एक आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, दूसरा आपका एसएससी इन डिफॉल्ट। default, नॉर्मल मतलब वो जिसके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी कार्रवाई चल रही होगी। कार्रवाई क्यों? या तो नॉर्मल कार्रवाई, या लॉस के लिए कार्रवाई, या फिर रिफंड के लिए कार्यवाही। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब बच्चा का रिप्रेजेंटेटिव, उसका पापा, वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव। एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स बट फेल्स टू डिडक्ट टैक्स, हो जाएगा आपका एसएससी इन डिफॉल्ट। ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 असेसमेंट ईयर। assessment year, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। previous year, क्या प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है? हो yes, सकता है। जी सर। हमने देखा। उसके बाद सेक्शन कौन सा देखा? सेक्शन 288A 288B। rounding, ये कहता है Rounding राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम नियरेस्ट 1 होगा कि नियरेस्ट 10 नियरेस्ट होगा? 10। नियरेस्ट 10 10, होगा। 10, 10 10 होगा। मुझे ये बताइए। उसके बाद हमने देखा क्या? हमने देखा सेक्शन 14 दैट इज हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है। इसमें कितने हेड हैं? 5। कौन कौन से? सैलरी, salary, हाउस प्रॉपर्टी, house property, equity, business, कैपिटल गेन, अदर capital सोर्सेज। gain, other sources, देन उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भैया प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है, लेकिन 5 ऐसे सिचुएशन है जहां पर प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होगा। याद कीजिए हमारी सबकी प्यारी एमा वेटसन, कुछ याद आया आपको? Emma Watson, जिसकी कहानी क्या थी? सेक्शन 172, 174, 174A, 175 एंड 176। ठीक है। क्या था? नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया, क्लोजर ऑफ India, बिजनेस, AOPBY for temporary AOP, business BOI, and transfer of asset to avoid tax। tax, उसके बाद सेक्शन 68 cash credit, कैश क्रेडिट, सेक्शन 69B सॉरी A, and 69 क्या था? unexplained investment, 69A unexplained bullion cash entry, उसके बाद आपका 69B पार्टली partly एक्सप्लेन, explained investment, 69C Unexplained expenditure। एक्सपेंडिचर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा सेक्शन रेसिडेंशियल स्टेटस का, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 six, section 1, इधर A और AB। B, A क्या बोलता है? 182, ईयर में 182 डेज और मोर, 82 days, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कितने? 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन और मोर। अगर आप percent, तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो गए। अगर रेसिडेंट हो गए तो फिर
सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की बारी आएगी जो बोलेगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में। ऑर्डिनरी ये बोलता है आपको, हाँ ये बोलता है आपको A प्लस B दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ये क्या है, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 years. एटलीस्ट 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए एंड 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। उसके बाद जिस दिन आप इंडिया से बाहर गए और जिस दिन आप इंडिया में आए, ये दोनों दिन क्या काउंट किया जाएगा, ये काउंट किया जाएगा कि आप इंडिया में थे। इंडिया में थे। और जब इंडिया की बात आती है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A। उसके बाद हमने क्या देखा बताओ, और क्या देखा हमने, Section 6 subsection 2 कौन सा? residential status of HUF. अच्छा वो सब देखा ना। हाँ HUF का हमने क्या देखा कि भैया HUF का अगर करता अगर इंडिया 6 में है। कर रहा है तो वो इंडिया हो जाएगा, अगर नहीं कर पा रहा तो वो बाहर हो जाएगा। कंपनी के केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया है तो रेसिडेंट Indian कंपनी, रेसिडेंट कंपनी, or अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। foreign companies. ठीक है, उसके बाद हाँ अब आता हमारा टैक्स रेट, ये तो छूट गया था। चलो टैक्स रेट 3 कैटेगरी, एक तो 60 साल से बिलो, एक 60 से 80 और एक 80 से ज्यादा। ठीक है, पहले वाले में इसमें एग्जम्पशन लिमिट कितना था, 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख का था 0.5. इसमें 3 लाख, 3 लाख। इसका में 3 lakh. 5 लाख। 5 lakh. उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना, 5%। 5%. 3 लाख से 5 लाख तक 5%। 5%. 5 लाख से 10 लाख 20%। इसका 5 लाख से 10 लाख 20%। इसका 5 लाख से 10 लाख लाख से 10 लाख. 20%। आप लोग को याद आ रहा है ना? Yes, sir. Then 10 लाख से ज्यादा 30%, 30%. 10 लाख से ज्यादा 30%, 30%. 10 लाख से ज्यादा 30%। 30%. अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपका इनकम लेस देन 50 लाख है तो नो सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ है तो फिर 10% सरचार्ज। 1 करोड़ से ज्यादा है 15%. तो फिर 15%। इन सारा के ऊपर आपको एक हेल्थ एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 4%. 4% आपको हेल्थ एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको याद हो, क्या याद हो, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन Deduction. Chapter 6. आपको मिलेगा टोटल इनकम। टोटल इनकम। Total ठीक है, income. ये हमने देख लिया था। उसके बाद मुझे ये बताओ कि अगर 1 अप्रैल को किसी का बर्थडे 80 इयर्स या 60 इयर्स होता है तो बेनिफिट क्या दिया जाएगा, 80 इयर्स या 60 ईयर वाला 80 दिया years. जाएगा। 80 years. ठीक है, 80 हाँ। years. देन उसके बाद और क्या देखा था हमने टैक्स लायबिलिटी देख ली थी एंड और क्या बचा हमारा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कौन सी टैक्सेबल होगी कौन सी नहीं। अच्छा उसका स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स है ना सेक्शन 5। ये क्या कहता है कि भैया इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होगी और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब इंडियन इनकम मतलब क्या, जो कि रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड और अराइज इन इंडिया, देन आपका था डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और आपका एक्रू इन इंडिया। याद आया कुछ? ये सब डिस्कस किए थे और क्या था, आई थिंक इतना ही था हमारा आज तक का। फिर अभी जो पढ़ा है आज क्या पढ़े? Section 225A. हाँ इंडिया से वो तो डिस्कस हो गया ना। 25 इंडिया मतलब क्या, इंडिया का टेरिटरी, इसका टेरिटोरियल वाटर, इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ और टेरिटरी एंड टेरिटरी वाटर, इसके ऊपर का एयर और इसके नीचे का पाताल, धरती आकाश पाताल सब कुछ, वो इंडिया कहलाएगा। ये हमने देख लिया। मुझे ये बताओ अगर आपका कैजुअल इनकम होता है मतलब लॉटरी लग गई तो कितना टैक्स दोगे? 30%। 30%। मुझे बताओ आपका एक था मैक्सिमम मार्जिनल रेट, वो कितना था? 30%. 35.88 था शायद। 35.8। हाँ 35%. 30%, उसके ऊपर 15%, उसके ऊपर 4%। 4%. ठीक है, वो हमने देखा था।
तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा मोटा मोटी पूरा सब कुछ हमारा रिवीजन हो गया है। सो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एग्जेम्प्टेड एग्जाम इनकम। ठीक है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। चलिए फिर टाटा बाय बाय। इसमें सिर्फ आपको इतना ही है। हाँ थैंक यू सर। अब मेरे को मिलेगा, मेरा आधा क्लास नहीं हुआ था ट्यूशन के चक्कर में। हाँ बैकअप लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके चलिए देन बाय बाय, गुड नाइट। Thank Thank you. you, sir. थैंक यू Right. सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।